Welcome to my YouTube channel, Mr. Ashwini Social Science. Today we are going to introduce our new chapter of economics and class. The name of the chapter is development. What is the meaning of development? The first question rises. Development is different for the different group in the society. It is also different for individual and nations also. डेवलपमेंट क्या होती है? अपने डिजायर्स को अचीव करना डेवलपमेंट है. हमने कोई लक्ष्य बनाया हुआ कि हम ये एम गेन करना चाहते हैं, अगर वो कर लेते हैं तो वो भी अपने आप में डेवलपमेंट है. जरूरी चीजें जो हमारी जिंदगी में हैं, अगर हम उनको गेन करना शुरू कर देते हैं, बेसिक नीड्स अपनी पूरी कर लेते हैं, वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट काउंट होती है. डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल टू पीपल. डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड बाय डेमोक्रेटिक एंड पोलिटिकल प्रोसेस. डेमोक्रेटिक एंड पोलिटिकल प्रोसेस के जरिए डेवलपमेंट को ज्यादा अच्छे तरीके से अचीव किया जा सकता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, वहाँ पे बहुत बढ़िया प्लान बनाए जाते हैं, लोगों के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा एफर्ट्स किए जाते हैं, और वहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो लोगों के फेवर में होती है, तो नेचुरली वहाँ पे डेवलपमेंट के चांस भी ज़्यादा होते हैं. नाउ डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. सभी के लिए डेवलपमेंट एक जैसी होती है समाज में? नहीं, इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फॉर द डिफरेंट ग्रुप्स. जो लैंडलेस रूरल लेबरर है ना, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब पता क्या है? उसको ज़्यादा दिन काम मिल जाए, उसको अच्छी सैलरी मिल जाए, अच्छी वेजेस मिल जाए, उसको बेटर एजुकेशन मिल जाए, उसके उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, और उसके बच्चे जो हैं उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और वो अगर उनको मौका मिले तो वो लीडर बनना चाहें, उनको बनने का मौका मिले. अगर प्रोस्पेरियस फार्मर की बात करते हैं पंजाब में से, तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब पता क्या है? वो है हायर इनकम, हायर प्राइस ऑफ हिज क्रॉप, हार्ड एंड वर्किंग चीप लेबर. तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा कि हार्ड वर्किंग लेबर मिले, चीप सस्ती मजदूरी मिल जाए, उसको ज्यादा पैसे का खर्च करने पड़े. फार्मर डिपेंड अपॉन द रेन. याद रखिए, डेवलपमेंट उस फार्मर के लिए जहां पे रेन नहीं आती है, वो क्या चाहेगा? उसकी डेवलपमेंट किस में? सिर्फ रेन, बारिश में. रूरल वुमेन, लैंड लॉर्ड फैमिली की, अगर एक बहुत कोई गांव की कोई औरत है जिसके पास जमीन बहुत बढ़िया है, वो अमीर है, वो अपने लिए सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो चाहती है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको इंपॉर्टेंट प्लेस मिले अपनी फैमिली में, उसकी बात सुनी जाए. अर्बन अनएम्प्लॉयड की बात करते हैं, यूथ की. वो लोग जो शहरों में है, युवा है, जिनके पास जॉब नहीं है, तो वो जॉब चाहेंगे. वाई फ्रॉम द अर्बन रिच फैमिली, एक लड़का जो शहर की अमीर जिंदगी से है, अमीर परिवार से है, या कोई शहरी जिंदगी से है, वो चाहेगा कि उसको ज़्यादा फ्रीडम मिले, उसको अब्रॉड में सेटल होने का चांस मिल जाए. ए गर्ल फ्रॉम द रूरल फैमिली, अगर एक रूरल फैमिली की गर्ल की बात करें या अर्बन फैमिली, वो भी क्या चाहेगी? वो चाहेगी इक्वल ट्रीटमेंट मिले उसको, उसके भाई की तरह. अगर वो भी बाहर दूसरे देश में सेटल होने के लिए उसको चांस मिलना चाहिए. एंड आदिवासी फ्रॉम द नर्मदा वैली, आपको पता है नर्मदा वैली के ऊपर सरदार सरोवर डैम को भी बनाया गया था, ठीक है ना. अब तो डैम बन के कंप्लीट हो चुका हुआ है, लेकिन जब वहाँ पे डैम बन रहा था तो वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल थे, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट थी, ट्राइबल एरियाज, वहाँ पे जो ट्राइबल थे वो अपनी जमीन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते थे. वो अपने डेवलपमेंट किस में मानते थे कि जी हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे. सब आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट है, लेकिन सब लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है. सभी के लिए एक जैसा मीनिंग इसका नहीं हो सकता. सो डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर ऑल एंड गोल्स आर कन्फ्लिक्टिंग. सभी के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होती है. कई बार ये गोल आपस में कन्फ्लिक्टिंग भी हो जाते हैं. गोल्स आर कन्फ्लिक्टिंग, हाउ कैन वी से? ब्रदर की चॉइस अलग होगी, सिस्टर की चॉइस अलग होगी, ब्रदर की रिक्वायरमेंट्स अलग होगी, सिस्टर की रिक्वायरमेंट्स अलग होगी. अगर आप देख लीजिए, एक लाइफ में भी देख लीजिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे वो चाहेंगे कि डैम बने, ज़्यादा से ज़्यादा हमें बिजली मिले, हमारे डैम जो है कंस्ट्रक्शन, वहाँ हमें रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहनी चाहिए. जबकि नर्मदा वैली की जो ट्राइबल पीपल है, नर्मदा वैली के ट्राइबल पीपल, उन्होंने उनके लिए क्या था? वो कहते नहीं हमें डैम से क्या लेना देना, हमारी जो इम्पोर्टेंट सॉइल वाली जो लैंड है, बढ़िया रिच फर्टाइल लैंड है, हम इसको नहीं छोड़ना चाहते. सो आगे ना गोल, गोल कन्फ्लिक्टिंग मीन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड थॉट. डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं. इनकम एंड अदर गोल्स. डेवलपमेंट में सबसे पहली बात होती है कि इनकम कितनी है. तो इनकम के अलावा भी दूसरे गोल्स भी बड़े मैटर करते हैं. सिर्फ सारा कुछ इनकम ही नहीं होती.
ये नहीं कि जहाँ पे इनकम बहुत बढ़िया तो हम कहेंगे जी वो लोग बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाते हैं। इनकम के अलावा बहुत सारे अलग दूसरे गोल्स भी हैं जो लोग चाहते हैं कि हम ये भी अचीव कर लें। कॉमन थिंग्स बिलोंग टू द डेवलपमेंट। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है, डेवलपमेंट की कैटेगरी में आती हैं? जैसे रेगुलर वर्क, हर कोई चाहता है कि मुझे रेगुलर वर्क मिले, मुझे बेटर वेजेस मिले, डिसेंट प्राइस मेरी क्रॉप के मुझे मिल जाए, डिसेंट प्राइस मेरी प्रोडक्शन के मुझे मिल जाए। दीज आर द कॉमन गोल्स दैट वी कैन टॉक अबाउट। क्लियर? after that we can think about the other goals. What are the other goals? Other goals than income. सारा कुछ इनकम नहीं होती जिंदगी में, उसके अलावा इक्वल ट्रीटमेंट एक अलग मैटर है। इक्वल ट्रीटमेंट भी होना जरूरी है। हर कोई चाहता है कि भाई जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, मुझे जॉब के साथ वहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट मिले, प्लस मुझे रिस्पेक्ट भी मिले, मुझे वहाँ पे फ्रीडम मिले, मुझे वहाँ पे सिक्योरिटी मिले, सब कुछ हो। लेकिन अगर किसी जॉब में सिक्योरिटी ना हो तो मे बी वो आदमी वहां पे जाके जॉब नहीं करना चाहेगा। दिस इज अगेन अ फैक्ट दैट वी कैन टॉक अबाउट आल्सो। आफ्टर दैट a quality of life depend upon the material and non-material things. Never speak that the quality life only depend upon the material things. It's also depend upon the non-material things. Many non-material things like friendship, respect, care, these are also part of development. जहाँ पे आदमी बहुत बढ़िया जिंदगी जीता है, अच्छी उसको लगता है कि वो डेवलप्ड है, पैसा होने के बावजूद भी कई लोग अपने आप को डेवलप फील नहीं करते। जब उनको कोई केयरिंग नहीं मिलती, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, कोई उनको अच्छी फ्रेंडशिप बाई चांस ना मिले, तो ये देखो जनरल सा पॉइंट है, लेकिन ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से जोड़ दिया जाता है और है ये फैक्ट है। बिसाइड द जॉब एंड द इनकम व्हाट वी वांट, सारा कुछ मैंने पहले बताया, फिर दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ कि जॉब के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फैसिलिटी फॉर द फैमिली, जो आदमी जॉब चाहता है वो ये जरूर देखेगा कि उसकी फैमिली को वहाँ पे जहाँ पे वो जॉब है, प्लेसमेंट है, वहाँ पे उसकी फैमिली को फैसिलिटीज मिल रही हैं, वहाँ पे वर्किंग एटमोसफियर किस तरह का है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न कितनी है, सीखने का मौका वहाँ पे है कि नहीं। कई लोग सिर्फ, मोस्टली पीपल सिर्फ इसलिए जॉब नहीं करते कि ठीक है जी पैसे आएंगे, लोग साथ साथ जो डेवलपमेंट की बात सोच रहे होते हैं वो ये भी देखते हैं कि साथ में सीखने का मौका कितना मिलेगा। सो कुल मिला के हम ये बात कर सकते हैं कि लेस सैलरी मोर सिक्योरिटी इज करेक्ट, मोर सैलरी लेस सिक्योरिटी इज रॉन्ग। बहुत से लोग यही चाहते हैं कि सैलरी चाहे कम हो लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, सैलरी ज़्यादा हो सिक्योरिटी कम हो, तो इस तरह से ये भी अपने आप में लोग इसको डेवलपमेंट का पार्ट लेके नहीं चलते। एंड फॉर डेवलपमेंट पीपल वांट मिक्स गोल्स। मिक्स गोल की बात भी कर सकते हैं डेवलपमेंट, जैसे एक वर्किंग वुमेन, उसको डिग्निटी है, उसके उसके पास डिग्निटी, उसके पास रिस्पेक्ट है जब वो जॉब कर रही है, लेकिन वो जॉब के साथ साथ जब वो घर आती है वो ये चाहती है कि शेयरिंग होनी चाहिए उसके वर्क की, और उसको एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए उसके काम की, उसको रिस्पेक्ट मिले एंड सेफ और सिक्योर्ड इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे वो काम कर रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट के साथ साथ हम प्लान आउट कर, जो देखते हैं, जो भी हम कंसिडर करते हैं। खासतौर पर अगर वुमेन की लाइफ में बात करें तो आपको पता है इस बात का भी जिक्र मैंने पहले भी किया है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन द इन्वायरमेंट दे ऑलवेज रिक्वायर, दे ऑलवेज थिंक अबाउट दीज थिंग्स, टेक अ लॉट ऑफ प्रायोरिटी ओवर देयर इन दिस इशू। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ नेशन। हाउ टू फाइंड डेवलपमेंट? डेवलपमेंट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है? डेवलपमेंट को फाइंड आउट करने का तरीका है कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड की हम जनरल में बात कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है कि हम अपनी क्लास में हमने एज ए टीचर, इफ आई हैव टू कंपेयर, व्हाट आई विल डू, आई विल कंपेयर द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट, इंटरेस्ट्स, मोर वाइड कंपैरिजन। अगर और बहुत बड़े लेवल पे कंपैरिजन निकालना है तो हम ये देख लेंगे कि हाँ भाई ये लड़का या ये स्टूडेंट बाकियों के साथ फ्रेंडली है कि नहीं, इसमें स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन कितनी ज़्यादा है। ये वो आइडियाज है जिसके जरिए हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं, तो वो एवरेज इनकम की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम की बात करेगा। और जिस तरह से डॉलर को यूज करते हुए, डॉलर जो भी नेशंस डॉलर कमा रही हैं, पैसा कमा रही हैं, उनको उनकी जो एक टोटल इनकम है उनको पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करके जो एक कंक्लूजन निकाला जाता है, उसके आधार पे वर्ल्ड बैंक के मुताबिक डेवलप्ड नेशन, डेवलपिंग नेशंस, लो मिडिल इनकम कंट्रीज, इस तरह की कंट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट, कैटेगराइज किया जा सकता है, उनको इस तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। जो एवरेज मेथड होता है ना, जो कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने डिफाइन किया हुआ है, वो अपने आप में बहुत बढ़िया मेथड नहीं है, क्योंकि बहुत से डिस्पैरिटीज, बहुत सारे डिफरेंसेस को छिपा देता है। हमने जितनी भी इनकम है, हमने पूरे कंट्री की जितनी भी एक जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन,
उसके आधार पे हमने उसको उनकी एक एवरेज इनकम निकाल ली। हमने क्या किया, जितनी भी कंट्री की इनकम है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। उस पॉपुलेशन में बच्चे भी हैं, उस पॉपुलेशन में नॉन वर्किंग पॉपुलेशन भी है, लेकिन हमने इस तरह से ये कह दिया कि नहीं जी, हर आदमी पर पर्सन कितना पैसे, एक आदमी कितने पैसे कमा रहा है, चाहे वो काम कर भी रहा है चाहे नहीं भी कर रहा। तो ये एक कंट्री की रिचनेस को फाइंड आउट करने का तरीका जनरली वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको फाइंड आउट करता है। उसके अलावा एक और मेथड भी है अमंग, वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये इनकम के अलावा बाकी फैक्टर को बड़ा मायने रखता है, जैसे इनकम, एजुकेशन, हेल्थ। वो ये मान के चलते हैं कि सिर्फ इनकम ही सब कुछ नहीं है, इनकम के अलावा एजुकेशन और हेल्थ भी अपने आप में इम्पोर्टेंट कंपोनेंट माने जाते हैं डेवलपमेंट के। दिस इज एंड यहाँ पे एक चीज और हम लेके चल सकते हैं, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड द सर्विसेज दैट यू मेड टू लिव वेल। आपको अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपकी जेब में अगर पैसे ही हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप सबसे अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पैसे जेब में होने के बावजूद भी एक बढ़िया लाइफ नहीं दे सकती। अगर जहाँ पे आप रह रहे हैं, आप अच्छी कॉलोनी में रह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बॉम्बे में एग्जांपल देते हैं, धारावी जहाँ पे है उसके आसपास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, लेकिन वहाँ पे भी सेफ्टी नहीं है, वहाँ पे भी सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे एक एटमोसफियर, इस तरह का हाइजेनिक एटमोसफियर वहाँ पे डेवलप करना एक चैलेंजिंग जॉब हो जाती है। सो पब्लिक फैसिलिटीज, एजुकेशन, हेल्थ एंड सिक्योरिटी। अगर हम पब्लिक फैसिलिटीज की बात करें तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि पब्लिक फैसिलिटीज कहाँ से आ सकती हैं। इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो पब्लिक फैसिलिटीज जो है ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। एजुकेशन में इसका बहुत बढ़िया, गवर्नमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। हेल्थ में, और सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी। कोई भी आदमी अपने आप को एक सिक्योर जिंदगी अपने आप नहीं जी सकता। अगर गवर्नमेंट चाहे कि हर आदमी की सुरक्षा को इंश्योर करना, तो वो उसके लिए बहुत बढ़िया काम कर सकती है। मैंने पहले भी इस तरह की बात बताई है आपको कि कोविड-19 के समय में डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ यही है कि अपने घरों में सुरक्षित रहें। उसके लिए अगर इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा लॉकडाउन, तो इसका मतलब है कि एक सिक्योरिटी को देने के लिए प्लान किया गया। तो आज सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने पूरी स्ट्रिक्टनेस अपनाई गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए। ये क्यों है? क्योंकि सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी है तो हेल्थ है, क्योंकि सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे हेल्थ का इशू आ गया। और ये अगर इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने पब्लिक फैसिलिटीज भी लोगों को प्रोवाइड करनी है। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ सकते हैं, वी हैव सम कंपैरिजंस, जिससे हम ये पता चलाएंगे कि डेवलपमेंट किस तरह से काम करती है। हमारे पास 3 एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र, केरला और बिहार। हमारे पास इन तीनों के जो आंकड़े हैं, हमें एक कंपैरिजन लेके चलते हैं। एक है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो। ये 3 तरह के डाटा है। नेट अटेंडेंस रेशो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? 0 to 1 ईयर के बीच में जितने एक समय में एक बच्चों का बच जाना, कितने बच्चे बच जाते हैं किसी भी जगह, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1000 के पीछे कितने बच्चों की डेथ हुई है, या इस तरह से हम एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट महाराष्ट्र में 1000 के पीछे 25 रहा है, यानी कि 1000 बच्चों के पीछे 25 बच्चे जो हैं उनकी यहाँ पे अपने आप में एक हम कह सकते हैं रिस्क फैक्टर रहा है। और केरला में 12 बच्चे, और बिहार में मोर्टेलिटी रेट आप देख लीजिए, डेथ रेट सबसे ज़्यादा हाई रहा है। ऐसा कारण क्या है? क्योंकि लिटरेसी रेट भी देख लीजिए आप, बिहार में लिटरेसी रेट कम है, केरला में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, महाराष्ट्र में लिटरेसी रेट ज़्यादा है। हालांकि महाराष्ट्र में हम कह सकते हैं कि रिचनेस काफ़ी ज़्यादा है, इनकम भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इनकम होने के बावजूद भी उन्होंने एजुकेशन पे उतना खर्च नहीं किया जितना कि केरला ने खर्च किया। और अगर केरला ने उस पर खर्च किया तो हेल्थ के ऊपर खर्च किया उन्होंने, ठीक है ना, हेल्थ के ऊपर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए जो प्रयास किए हैं, ठीक है ना। हेल्थ फैक्टर, एजुकेशन के ऊपर भी बहुत बढ़िया उन्होंने खर्च किया केरला की गवर्नमेंट ने। जहाँ पे हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन तीनों चीज़ों के ऊपर काम किया गया, वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत रिड्यूस हुआ। नेट अटेंडेंस रेशो की बात भी करके देख लीजिए, बच्चों की स्कूल में एजुकेशन का लेवल कितना रहा, तो हमें पता चलता है कि केरला में सबसे ज़्यादा है नेट अटेंडेंस रेशो, सबसे ज़्यादा बच्चों ने क्लास अटेंड करी है। उसके बाद है महाराष्ट्र,
और अल्टीमेटली आप देख सकते हैं इस तरह के आंकड़े हमें पता चलते हैं बिहार में नेट अटेंडेंस रेशो, बच्चे ड्रॉप आउट ज़्यादा हो गए हैं स्कूल्स में। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ है? इसका इफेक्ट ये हुआ कि वहाँ पे एजुकेशन का लेवल जो है वो भी अपने आप में कम रहा, और अगर एजुकेशन नहीं है तो फिर हेल्थ अवेयरनेस भी नहीं आई। ये एक डाटा आपको अपने माइंड में याद रखना होगा। सो एजुकेशन अचीवमेंट की बात कर सकते हैं, लिटरेसी रेट फॉर द रूरल पॉपुलेशन एंड द अर्बन पॉपुलेशन। एग्जाम्पल कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है। When we talk about the literacy rate for the rural population, in a general way, from the UP, we are finding that male and female difference. Male education is there with the 76% and female education with the 54%. But if we talk about the 10 to 14-year children, you can think about the number is increasing. It means the education level is becoming high, but still girls are lack in education. सो इन जनरल वे वी कैन टॉक अबाउट जो इस समय अटेंडिंग सिचुएशन है, ठीक है ना। अगर 2013 के डाटा की बात करते हैं तो उसमें 85% और अभी भी 3% का डिफरेंस अभी भी यहाँ पे चल रहा है, यानी कि गर्ल्स एजुकेशन में पीछे हैं। इसका मतलब है कि पेरेंट्स आर नॉट गिविंग टू मच अटेंशन टू द गर्ल एजुकेशन। सम अदर डाटाज आर फ्रॉम द वर्ल्ड सिनेरियो। अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज की बात करते हैं, ठीक है, तो उनके भी कुछ यहाँ पे डाटा लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। अगर यहाँ पे श्रीलंका की बात करते हैं तो ये सारी जो इनकम है ये डॉलर्स में है, पर पर्सन डॉलर के हिसाब से हम एक ग्रॉस नेशनल इनकम अगर हम उसके डॉलर्स में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट कंट्रीज का रैंक क्या है। तो लिटरेसी रेट की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक की बात करेंगे। लिटरेसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी श्रीलंका में फार बेटर है। एक छोटा सा एक हम कह सकते हैं आइलैंड नेशन है इंडिया के साउथ में, और इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी उससे काफ़ी कम है। जबकि आप देखिए म्यांमार में लाइफ एक्सपेक्टेंसी उससे फार बेटर है, इंडिया से फार बेटर है। इंडिया से ज़्यादा बढ़िया लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतना बढ़िया क्यों नहीं है? सीधा सा कारण एक और भी है कि यहाँ पे हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली बहुत बढ़िया तरीके से काम नहीं किया गया। अगर लिटरेसी रेट की बात करें, लिटरेसी रेट भी इंडिया में काफ़ी कम है। लिटरेसी रेट इंडिया में 62.8 है, 62 पॉइंट, जो कि पाकिस्तान से ज़्यादा है, नेपाल से ज़्यादा है, बांग्लादेश से ज़्यादा है, लेकिन म्यांमार से तो बहुत पीछे, श्रीलंका से भी पीछे। लिटरेसी रेट में म्यांमार ने और श्रीलंका ने ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है। आप फिर वही बात आती है कि जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा बढ़िया होगा वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़िया होगी, क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे। वहाँ की गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे इस तरह के प्लान बनाए होंगे जहाँ पे लोगों को हेल्थ कॉन्शियस किया गया हो। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें साउथ एशियन नेशंस की तो बहुत आगे है श्रीलंका, इंडिया उससे बहुत पीछे है। इंडिया बाकी देशों से आगे जरूर होगा लेकिन कम से कम श्रीलंका से बहुत पीछे है। सो 135 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कुछ जैसे मैंने पहले बताया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लिटरेसी रेट की बात कर सकते हैं, एजुकेशन की बात कर सकते हैं, कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं जैसे बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, छोटे बच्चों का 0 to 1 ईयर के बीच में डेथ हो जाना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब है एक ऐसा क्राइटेरिया जिसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि कोई कंट्री अपने आप में कितना डेवलप हुआ। उसके बाद बॉडी मास इंडेक्स, कितनी हाइट है, हाइट के मुताबिक कितना वेट है, क्या हाइट और वेट बैलेंस्ड है। इसका भी एक मेडिकल सिस्टम, एक मेडिकली इसको भी डिफाइन किया जा सकता है बॉडी मास इंडेक्स को, जिसके जरिए हम कह सकते हैं कि अंडर न्यूरिश्ड है बच्चे या ओवर न्यूरिश्ड है। अगर बहुत ओवर न्यूरिश्ड है तो भी अपने आप में वो एक हेल्दी पॉपुलेशन नहीं हो सकती, अगर अंडर न्यूरिश्ड है तो वो भी अपने आप में हेल्दी पॉपुलेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? डेवलपमेंट के साथ साथ जब हम रिसोर्सेज को बचाने की बात करते हैं, रिसोर्सेज को केयरिंग वे में यूज़ करते हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को संभाल के रखते हैं, रिसोर्सेज को मिसयूज़ नहीं करते, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करते, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करते, केयरिंग वे में यूज़ करते हैं,
डेवलपमेंट लेकर आते हैं, बट साथ साथ रिसोर्सेज को भी केयरिंग वे में नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी संभाल के रखते हैं। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर, अगर ग्राउंड वाटर की बात करें, ठीक है ना, अगर ग्राउंड वाटर की बात करें तो हमें पता है कि ग्राउंड वाटर अपने आप में ओवर यूज होता है इंडिया में। ओवर यूज क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ओवर यूज हो जाएगा। पॉपुलेशन ज़्यादा है इसका मतलब एग्रीकल्चर भी ज़्यादा है, इंडस्ट्री भी ज़्यादा है, और दोनों जगह पानी का यूज़ है। डोमेस्टिक लेवल पे घर पे भी ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल हम लेके चल सकते हैं जैसे पेट्रोलियम, डीजल, नेचुरल गैस, कैरोसिन, ऑयल, ये भी अपने आप में नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में आएगा ये रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी की रिसोर्स की कैटेगरी के यूज में आएगा। अगर क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल अपने आप में जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनके पास कितने सालों तक का रिजर्व, कितने ईयर तक का है, ईयर्स 78.1 ईयर तक का उनके पास रिजर्व है। यूएसए के पास 44, ये बैरल में है। इट इज, जब भी इसको हमने ऑयल को, क्रूड ऑयल को डिफाइन करना होता है हम बैरल में, क्वांटिटी में इसको डिफाइन करते हैं। और यूएसए के पास 44.2 मिलियन बैरल जो है उसके पास रिजर्व ऑयल है, जो कि 12.1 ईयर तक का है। वर्ल्ड के पास 1687.9 मिलियन बैरल जो है उसके पास ऑयल है, जो कि 53.3 ईयर्स तक का रिजर्व अपने आप में है। तो ये वो रिसोर्सेज हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, देशों की डेवलपमेंट की बात करते हैं, दुनिया की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जो रिसोर्सेज बहुत ही वैल्यूबल हैं उनको भी हमें बड़े प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना आना होगा। तो इस तरह से इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको साथ में सेंड कर दी जाएंगे। आप इस वीडियो को देखें, समझ आती है लाइक करें। उसके बाद आप, अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो आपको चाहिए, आप उसका जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि विच वीडियो यू लाइक द मोस्ट। Thank you, and next video of French Revolution will be uploaded soon.